हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल। याद है हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल। तो याद करो, मैंने सेल में तुमको बता दिया था कि सेल किसको बोलते हैं, टिश्यू किसको बोलते हैं, ऑर्गन किसको बोलते हैं और ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं। अरे याद है या भूल गए? तो मैंने तुमको बताया था कि भैया ये हमारे पास क्या है, सेल। और जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, टिश्यू। तो हम टिश्यू को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। अगर देखो, एक ग्रुप जो होता है सेल का, जो सारे के सारे एक जैसा, उसमें जितना भी सेल होगा ना, वो सब के सब अगर एक जैसा काम करेगा तब हम उसको टिश्यू बोलेंगे, नहीं तो हम उसको टिश्यू बोल नहीं सकते। ये तुमको पिछले क्लास में बता दिया था। बात करें, अगर देखो जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा सेल है, जैसे मान लो मेरे पास 10 सेल है और 10 सेल अलग अलग काम कर रहा है, तो इस केस में हम लोग उसको टिश्यू बोल नहीं सकते हैं। क्लियर भाई? फिर इस केस में अपन इसको टिश्यू बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टिश्यू क्या बोलते हैं वो बात समझ में आ गई। तो हम लोग बोलते हैं टिश्यू को द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तब जाके क्या बनता है, ऑर्गन। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तब जाके बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग किस में आते हैं भैया? ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना हम लोग। हमारे में क्या होता है भैया? ऑर्गन सिस्टम होता है। मतलब हमारे में किडनी भी है, लीवर भी है, स्प्लिन भी है, अपेंडिक्स भी है कि नहीं? अरे मतलब हमारे अंदर जो है वो हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारा है ना भाई। तो बहुत सारे ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेट होकर वर्क करता है। हर एक ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट होकर वर्क करता है। जैसे कि अगर हमारा लंग्स काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या जिंदा रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो भी नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा किडनी काम करना बंद कर दे तो फिर भी नहीं रह सकते। लीवर काम करना बंद कर दे तो फिर भी नहीं रह सकते। स्प्लिन काम करना बंद कर दे तो फिर भी नहीं रह सकते। बराबर है क्या? तो हमारा जितना भी ऑर्गन है ना, उन सब का जो है ना एक इंटर रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन का जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, उसी को हम लोग, जैसे कि देखो, जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी से यूरिया उठाता है। क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी से यूरिया उठाता है। मतलब जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उठाता है। क्लियर? अच्छा देखना, यूरिया हमारा बनता कहाँ है? जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग प्रोटीन खाए तो प्रोटीन हमारा किस में टूटता है? अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड, हम लोग अमाइनो एसिड की बात करें, हमारे में अमोनिया बनता है। क्लियर भाई? तो अमोनिया से अमोनिया को कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है? यूरिया में। और इसके लिए चलता है ऑर्निथिन साइकिल, जो कि लीवर के अंदर चलता है। किसके अंदर चलता है भैया? लीवर के अंदर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अमोनिया को जो यूरिया में बदला जाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को किसमें बदल देते हैं? यूरिया में। अमोनिया को किसमें बदल देते हैं भैया? यूरिया में। अमोनिया को किसमें बदलते हैं हम लोग? यूरिया में उसको बदल देते हैं। अब यूरिया बना कहां है? लीवर में। लेकिन निकलता कैसे है? तो यूरिन से। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किडनी के पास गया होगा। अरे गया होगा या नहीं गया होगा? तो बताओ, क्या लीवर का फंक्शन और किडनी का फंक्शन दोनों रिलेट किया या नहीं किया? अब देखो, अगर लीवर खराब हो गया तो हमारे बॉडी में अमोनिया बढ़ जाएगा और उसके टॉक्सिसिटी, मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अमोनिया जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है। तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। तो वो क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। वो लेस पॉइजनस होता है और वो फिर अमोनिया चला जाता है ब्लड के साथ मिक्स होकर कहां पे? किडनी के पास। और किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। आराम से पेशाब करो भाई, बात खत्म है। क्लियर भाई? हमारे शरीर से जो यूरिया निकलता है वो किस रास्ते निकलता है भैया? पेशाब जब हम करते हैं तो उस रास्ते हमारा यूरिया निकल जाता है। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो वैसे ही हम लोग क्या बात करें कि हमारा जितना भी ऑर्गन होता है ना, इस पूरे बात का सिर्फ ये मतलब है कि भैया हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है ना, वो सब इंटर रिलेट होके वर्क करते हैं। बराबर? हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सब क्या करता है? इंटर रिलेट होके वर्क करता है। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले किसकी में, दैट इज द सेल। हम किसको बोलते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जो हम लोग सेल बता चुके थे, हम लोग बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। क्लियर? बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग? सेल किसने डिस्कवर किया? तो भैया एक साइंटिस्ट था जिसका नाम तुम लोगों ने कंफर्म सुना होगा, जिसका साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है साइंटिस्ट का नाम? रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुके की बात करें तो रॉबर्ट हुके ने जो डिस्कवर किया था वो किसके अंदर डिस्कवर किया भैया? सबसे पहले देखना, कभी पेड़ देखा ना भैया? पेड़ है ना, पेड़ का क्या होता है, एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। पेड़ का एक आउटर मोस्ट लेयर होता है।
अच्छा, उस आउटर मोस्ट लेयर को खींचोगे ना तो वो आराम से खींचा जाता है। वो जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको जब तुम उसको खींचोगे, अरे एकदम बार्क टाइप का नहीं होता है, बार्क। बार्क कहने का मतलब क्या है? अरे बोलो भाई, बार्क कहने का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे बार्क कहने का मतलब है कि भैया जो, अरे कभी देखा नहीं, जो आराम से उखड़ जाता है भाई, पेड़ में होता है और वो आराम से उखड़ जाता है। अरे याद है या भूल गए भाई? अरे ये सब याद भी है या भूल गए? तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि वो जो हमारा बार्क होता है वो आराम से वहां से उखड़ जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि उस बार्क को पहले उखाड़ा इसने, फिर उसने क्या करा ना, उसको एक पतले पतले स्लाइस में, जैसे कि मान लो एक पेड़ है, बराबर है क्या? जैसे पेड़ है और पेड़ के ऊपर नहीं दिखता ये ब्राउन कलर का बार्क होता है जो फटा फटा सा होता है, उसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तो खींचा जाता है। अरे होता कि नहीं होता भैया? तो उसको जब अपन ऐसे पकड़ के खींचते हैं ना तो वो निकल जाता है। तो बस रॉबर्ट हुके ने कुछ नहीं करा, बस ये वाला स्लाइस को इसने बाहर निकाला और फिर इसको एकदम पतले पतले स्लाइस में काट दिया, एकदम पतला पतला, एकदम बहुत ज्यादा थिन स्लाइसेस में इसको काट दिए, इसको एकदम पतला पतला स्लाइस में काट दिया। और जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना भैया, जब इसको क्या देखा भैया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो एक बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखा, जैसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इसको दिखा, बराबर है क्या? इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, मतलब इसको छोटा छोटा रूम दिखा। और याद करो ना, लैटिन वर्ड में हम लोग छोटे रूम को, मतलब लिटिल रूम को हम क्या बोलते थे? सेल बोलते थे ना भैया। अरे याद करो, हम लोग बता चुके हैं पहले ही। तो हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है, उसका इंग्लिश मीनिंग तो हमारा लिटिल रूम ही होता है ना भैया। तो उसी समय सबसे पहले नाम दिया, दैट इज द सेल। क्या नाम दिया भैया इसको? सेल। अच्छा समझना जरा, सबसे पहले जो प्लांट का जो आउटर बार्क है जिसको हम आसानी से उखाड़ लेते हैं, वो बताओ लिविंग है कि डेड है? अरे बताओ, क्या वो लिविंग है या डेड है? अरे वो सूखा हुआ रहता है ना भैया। अरे यार, अगर वो लिविंग होता तो उसके अंदर पानी होता, इसका मतलब अगर तुम जलाता तो वो जल्दी जल्दी नहीं जलता। लेकिन जो आउटर बार्क होता है, ये जो बार्क होता है, उसको तुम खींचो और उसको जलाओ, एकदम खटाक खटाक जलेगा ना भैया, एकदम स्पीड में। अरे जलता है या नहीं जलता है भैया? तो वो हमारा जल जाता है, वो हमारा क्या होता है भैया? जल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो हमारा आउटर बार्क है वो हमारा कैसा है? डेड है। वो कैसा है हमारा? डेड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोल भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर जो बार्क होता है उसको जब हम लोग खींचते हैं, जब हम लोग निकालते हैं और फिर उसको एक पतले पतले स्लाइस में काटा, किसने भैया? रॉबर्ट हुके ने। और इसने कब करा? 1665 में। कब करा भैया? 1665 में। तो हम लोग बात करें तो इन्होंने किया 1665 में। फिर इन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा, जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा तो छोटे छोटे रूम टाइप के इसको दिखाई दिए। और उस समय लिटिल रूम को हम लोग लैटिन वर्ड में क्या बोलते थे? सेल। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। क्या नाम दे दिया भैया इन्होंने? सेल। लेकिन तुम बताओ, क्या ये ओरिजिनली हमारा सेल था क्या? नहीं। अरे समझना, जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो एग्जैक्टली हमारा ट्रू सेल था ही नहीं भैया। अरे यार, सेल का मतलब लिविंग से होता है ना भैया, जैसे हम है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर जो भी सेल होंगे वो सब लिविंग होंगे अभी। अरे होगा या नहीं होगा? अरे हमारे अंदर अभी जो भी सेल है वो सब लिविंग है क्या? अरे हैं या नहीं है भाई? तो हमारे अंदर जो लिविंग सेल है, हम उनको जब स्टडी करेंगे तब ना हम उसको सेल बोलेंगे। और यहाँ पे जो देखो, रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया था सबसे पहले सेल, है ना? सबसे पहला जो सेल नाम था वो किसने दिया भैया? रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। क्लियर है भाई? पर बात यहां पे ये है कि भैया सिंपल, कि उसने एक डेड सेल, मतलब डेड मतलब ये लिविंग नहीं था भैया। क्लियर भाई? इसलिए अगर तुमसे बोले कि भैया फर्स्ट टाइम सेल इज डिस्कवर्ड बाय, तब तुम बोलोगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ये बोलते क्वेश्चन फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तब तुम दिक्कत हो जाएगा। अरे क्लियर भाई? तब अपन रॉबर्ट हुक बोल नहीं सकते, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था भैया? डेड सेल देखा था, लिविंग सेल नहीं देखा था। क्योंकि इसने सिंपल बार को निकाला और उसको पतले पतले स्लाइस में काटा और उसको स्टडी कर डाला। अरे क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। तो रॉबर्ट हुके ने क्या करा बताओ जरा? सिंपल, इसने क्या किया है, जो प्लांट का कॉर्क होता है उसको बाहर निकाला। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कॉर्क का मतलब वही बार्क से बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? तो इन्होंने क्या किया, दैट इज द कॉर्क ऑफ प्लांट को बाहर निकाला। उसके बाद बाहर निकालने के बाद उसका एक पतला 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 एकदम स्लाइस किया, और पतला पतला स्लाइस करने के बाद फिर क्या किया, इसको स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर। तब उसको एक छोटा छोटा रूम दिखा। और भैया छोटे छोटे रूम को पहले हम लोग लैटिन लैंग्वेज में बोलते थे, लैटिन लैंग्वेज में बोलते थे सेल, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल। क्या नाम दे दिया भैया इन्होंने? सेल। लेकिन क्या रॉबर्ट हुके ने ओरिजिनल सेल देखा था क्या? लिविंग सेल देखा था क्या? नहीं, रॉबर्ट हुके ने लिविंग सेल नहीं देखा था। बराबर है क्या? तो अगर तुमसे ये बोले द सेल वाज क्वाइंड बाय, तो रॉबर्ट हुक, है ना? द वर्ड सेल जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसका मतलब हिंदी मतलब कोशिका होता है, हिंदी मीनिंग जो है जिसका कोशिका होता है, उसको हम लोग, उसको वो किसने डिस्कवर किया भैया? वो किसने डिस्कवर किया भैया? बोलो भाई।
अरे वो किसने डिस्कवर किया? तो वो डिस्कवर किया किसने भैया? दैट इज द रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो फिर आंसर हमारा रॉबर्ट हुक नहीं जाएगा। अरे क्लियर भाई? अरे याद रहेगा भाई? तो हम लोग ये बात करें कि भैया अगर अगर क्वेश्चन आता है कि भैया द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो फिर आंसर रॉबर्ट हुक ना जाके तब हमारा आंसर जाएगा एवी लिवेनहॉक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एवी लिवेनहॉक। मतलब द फर्स्ट लिविंग सेल वाज स्टडीड और सीन बाय, क्या बोलेंगे हम लोग? एवी लिवेनहॉक। एवी 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 का पूरा नाम था एंटोन वॉन लिवेनहॉक। क्या था भैया? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। क्लियर भाई? तो सबसे पहला हम लोग डालेंगे रॉबर्ट हुक। सबसे पहला हम लोग डालेंगे रॉबर्ट हुके, बराबर। इसमें लिखना ही स्टडीड एंड डिस्कवर अ सेल। ही स्टडीड लिखेंगे भाई, इन्होंने स्टडीड किया, ही स्टडीड एंड डिस्कवर्ड अ सेल इन द स्लाइस, है ना? क्या मतलब? सिंपल इन्होंने जो मतलब कॉर्क लिया था उसका स्लाइस करके उसमें इन्होंने देखा था। इन देयर स्लाइस ऑफ कॉर्क, but that was not the living cell, इसका मतलब ये बोले कि that was the dead cell। इसका मतलब हम लोग सिंपल बोल दे that was the dead cell। ये कैसा सेल था भैया? ये डेड सेल था। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बट दैट वाज द डेड सेल। अरे क्लियर है भाई? दैट वाज द डेड सेल। देखो रॉबर्ट हुके की बात करें, ही स्टडीड एंड डिस्कवर्ड अ सेल विद इन द स्लाइस ऑफ ए कॉर्क। स्लाइस का मतलब वही, देखो ये हमारा बार्क है और इसको हमने एकदम पतले पतले पोर्शन में काटा, तो ये जो एक पोर्शन निकला ना, इसको हम लोग स्लाइस बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्लाइस बोल रहे हैं। जैसे कि देखो ये हमारा पेपर है ना भाई, ये हमारा पेपर है, इसको हम एकदम पतले पतले पोर्शन में काट दिए, तो इसका जो एक पतला सा जो पोर्शन होगा ना भैया, उसको हम स्लाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? यहाँ पे स्लाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुके की बात करें तो ही स्टडीड एंड डिस्कवर्ड द सेल इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क, बट दैट वाज द डेड सेल। ये कोई लिविंग सेल नहीं था। द फर्स्ट सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। द सेल वर्ड इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल नाम किसने दिया भैया? रॉबर्ट हुक ने दिया। फर्स्ट टाइम द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, पर द फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय, तो लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर नहीं किया था। अरे क्लियर भैया? लिविंग सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर नहीं किया था। यहां तक कोई तकलीफ है क्या भाई? चलो तो अगला लिखेंगे। अगला हमारे साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट जो है ना ये इंपॉर्टेंट होगा भैया, है ना? एक तो हो गया हमारा रॉबर्ट हुक, दूसरा साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लिवेनहॉक। क्या हमारे दूसरे साइंटिस्ट? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। अगले साइंटिस्ट हमारे एंटोन वॉन लिवेनहॉक। एंटोन वॉन लिवेनहॉक। अच्छा, एंटोन वॉन लिवेनहॉक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। और जो इन्होंने लिविंग सेल को देखा ना, तो ये फिर दोबारा सेल नाम नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि इनसे पहले एंटोन वॉन लिवेनहॉक से पहले रॉबर्ट हुक ऑलरेडी जो डेड सेल था उसको सेल बोल चुके थे। जो डेड था उसको क्या बोल चुके थे भैया? ये सेल बोल चुके थे। तो क्या ये सेल बोल पाएंगे क्या? नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था भैया उसको? एनिमलक्यूल। एंटोन वॉन लिवेनहॉक की बात करें तो फर्स्ट he discovered the living cell. He firstly discovered the living cell and named animalcule. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और इन्होंने क्या नाम दिया भैया? एनिमलक्यूल नाम दिया। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए द रोबोट मतलब सेल, द वर्ड सेल इज कॉइन्ड बाय, तो तुम बोलोगे रॉबर्ट हुक। क्लियर भाई? The cell is discovered by, तो रॉबर्ट हुक। The first living cell is discovered by, तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। तब हमारे रॉबर्ट हुक नहीं होंगे क्योंकि रॉबर्ट हुक डेड सेल देखे थे, लिविंग नहीं। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक याद रहेगी क्या? तो यहां पे लिखेंगे अपन एंटोन वॉन लिवेनहॉक में ही डिस्कवर्ड
he discovered the living cell, he discovered the living cell and named it animalcule. और क्या नाम दिया भैया? एनिमलक्यूल, CULE क्यूल, एनिमलक्यूल, अंडरलाइन मार्क करना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमलक्यूल भी किसको बोला जाता है भैया? सेल को ही बोला जाता है। एनिमलक्यूल भी किसको बोला जाता है भैया? सेल को ही बोला जाता है। और ये वर्ड किसने यूज किया था भैया? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने वर्ड यूज किया था भैया? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। वापस देखना, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को स्टडी किया, डिस्कवर किया, लेकिन वो डेड सेल था। लेकिन क्या था भैया? वो डेड सेल था। लेकिन सबसे पहले जो लीवेनहॉक है उन्होंने लिविंग सेल को देखा और उसको नाम क्या दिया भैया? बोलो साथ में, अरे बोल भाई, अरे यहां तक समझ में नहीं आई क्या? और उन्होंने क्या नाम दिया भैया? एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया भैया उन्होंने? एनिमलक्यूल। अरे क्या नाम दिया भाई उन्होंने? एनिमलक्यूल। अरे यहां तक समझ में आती या नहीं आती भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई भाई? कोई दिक्कत है क्या? यहां तक मिटा दें? अरे मिटा दे क्या? चलो चलो, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखना, हमारे पास धरती पे उसी दिन बता दिया था कि हमारे पास धरती पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब, यूनि का मतलब एक और सेलुलर का मतलब सेल। जो एक सेल मतलब जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तब हम उनको क्या बोलते हैं भैया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिखो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिखो देयर आर two types of organisms इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर को क्या डिफाइन करने की जरूरत है क्या? और दूसरा है क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भैया ये सब लिखना है भाई, ठीक है? दूसरा क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लियर है भाई? अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसके एग्जांपल में लिख सकते हो भैया। इसका जो एग्जांपल होता है जैसे कि अमीबा। कभी लाइफ में अमीबा का नाम सुना? AMOEBA, अमीबा। और याद करो, एक एग्जांपल बाद में भी आएगा अमीबा, उसके बाद लिख लो, मान लो डायटम्स, है ना, एटसेट्रा, बराबर। तो यूनिसेलुलर के भी एग्जांपल कई सारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं, क्या एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? दूगो। एक तो हमारा अमीबा, दूसरा हमारा डायटम। हम लोग डायटम को पढ़ेंगे किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर, है ना? इसको डिटेल में पढ़ना अपने को, है ना? प्रोटिस्टा के अंदर हम किसको पढ़ते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ते हैं, डायटम को पढ़ते हैं, फिर हम लोग यूग्लिनोइड्स को पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड को पढ़ते हैं। ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब। अरे क्लियर है? जब हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई? जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे ना उस वक्त हमारे पास टोटल 5 किंगडम था ना भैया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अरे यार याद करो, 9th में पढ़ा था ये चीज, है ना? तो बस हम उसकी बात अभी जब अपन बात करेंगे उस समय अपन बात करेंगे, क्लियर है भाई? अभी हम लोग फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कौन कौन है? एग्जाम्पल के तौर पर बस 2 एग्जाम्पल याद रखना। दैट इज द अमीबा की बात कर रहे हैं हम लोग, डायटम्स की बात करते हैं। अमीबा की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? डायटम्स की बात कर रहे हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल का बना होगा ना भाई? अरे बहुत सारा सेल, हम क्या बहुत सारे सेल के बने हुए हैं क्या? कुत्ता बहुत सारे सेल का बना हुआ है क्या? क्या गाय बहुत सारे सेल का बना हुआ है क्या? तो एक तो एनिमल्स हो गया। अच्छा, आम का पेड़ में बहुत सारा सेल होता है क्या? तो हम लोग बात करें जितने भी एनिमल्स और प्लांट हम देखते हैं आसपास अपने, वो सबके सब क्या है भैया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम देख ही नहीं सकते ना भैया। सबसे बड़ी बात भाई, तुम ये अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो कैसे है भैया? यूनिसेलुलर है। कैसे है भैया? यूनिसेलुलर होते हैं। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो समझ में आई या नहीं आई? तो हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, एक तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके एग्जांपल हो गया अमीबा, डायटम एटसेट्रा। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल में क्या क्या है? एग्जांपल हमारे पास बोलो। हमारे पास एक एग्जांपल है एनिमल्स और दूसरा है हमारे पास प्लांट। अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोलो भाई, क्या यहां तक कोई तकलीफ है? अरे कोई तकलीफ है यहां तक?
चलो अब हम लोग इसकी बात करते हैं। चलो थोड़ा सा समझना, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर में क्या है और मल्टीसेलुलर में क्या है वो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि देखना, हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, हम लोग बहुत सारा सेल। इधर देखना जरा, है ना, तुम बताना मेरे को किसका स्ट्रक्चर सिंपल है और किसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है भाई। फंक्शन क्या है, कैसे है, सब तुम मेरे को बताओगे, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करो, यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। अभी डिवाइड तुम लोग मत करना भैया, ये सब मैं लिख रहा हूं बस, क्लियर है भाई। मान लो कि ये हमारा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, और एक हमारे पास ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये मान लो बहुत सारे सेल का बना हुआ है, बहुत सारे सेल का बना हुआ है ना भाई। ये हमारा मान लो कि भैया बहुत सारा सेल, मतलब मिलियन ऑफ सेल है, बराबर है क्या, मिलियन ऑफ सेल है। तो हम लोग बात करें कि बहुत सारे सेल हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताओ, अगर बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो बॉडी स्ट्रक्चर जितना छोटा होगा क्या उतना आसानी से स्टडी कर सकते हैं क्या? तो बताओ, यूनिसेलुलर सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, तो इसको स्टडी करना आसान होगा कि इसको स्टडी करना आसान होगा? जल्दी बताओ भैया, तुम सोचो, अगर मुझे मल्टी सेलुलर को स्टडी करेंगे तो मेरे को लाखों सेल को स्टडी करना पड़ेगा कि भैया लाखों सेल कैसे काम कर रहे हैं। अरे सही बात या गलत बात? लेकिन अगर वही हम लोग यूनिसेलुलर को स्टडी करेंगे तो यूनिसेलुलर को स्टडी करने में हम सिर्फ एक सेल को अगर स्टडी कर ले तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि हमारे ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। अरे बोलो भाई, अरे नहीं समझ में आई तो बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सेल होगा ना भैया। क्या होगा भैया, बोलो जल्दी। बहुत सारा सेल होगा, और जब बहुत सारा सेल होगा तो बताओ उसको स्टडी करना मुश्किल होगा या मतलब आसान होगा? जल्दी बताओ भाई, मुश्किल होगा या आसान होगा? तो ज्यादा सेल है तो उसको स्टडी करना मुश्किल होगा, और कम सेल है तो उसको स्टडी करना आसान। मतलब यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है, जबकि मल्टी सेलुलर का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। सही बोल रहा हूं क्या? अरे बोलो जल्दी। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलुलर इज सिंपल बट द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी सेलुलर इज कॉम्प्लेक्स? मतलब हम लोग बात करें अगर स्ट्रक्चर की, है ना भाई, हम यहाँ पे डिफरेंस नहीं लिख रहे हैं, बस सिंपल बता रहा हूं तुमको, है ना भाई। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, क्योंकि एक एक सेल का बना हुआ है, एक सेल को स्टडी कर दो, बात खत्म, इसका स्ट्रक्चर खत्म। और इसमें हमको कितने सेल को स्टडी करना पड़ेगा? बहुत सारा। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें कि भैया इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंदर खाने के लिए मुंह है, निकालने के लिए भी है? अरे है ना भाई। मतलब हम खाते अलग ओपनिंग से हैं, निकालते अलग ओपनिंग से हैं, मूतते अलग ओपनिंग से हैं, पचाते कहीं और हैं, है ना भाई। यूरिन निकलता कहीं और से है लेकिन यूरिन बनता कहीं और है। अबे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि देखो ये हमारे पास ये ऑर्गन है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, दैट इज द एक ऑर्गन है, ठीक है भाई। ये हमारे पास मान लो एक ऑर्गन है, जैसे ये है जो है ना, ये हमारा लीवर है। क्या है भैया? ये हमारा लीवर। अच्छा एक हेल्दी पर्सन में जो लीवर होता है ना वो लगभग 1.5 किलो का होता है। कितना होता है भैया? 1.5 किलो का। हमारे पूरे बॉडी में जो सबसे वजनदार ऑर्गन है ये हमारा लीवर ही है, बराबर। लगभग एक हेल्दी पर्सन में कितना होता है भैया? 1.5 किलो का लीवर होता है। कितना होता है भैया, याद रख लोगे क्या? कितना होता है भैया? 1.5 किलो का लीवर होता है। क्लियर है भाई? कितने किलो का लीवर होता है भैया? 1.5 किलो का लीवर होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1.5 किलो का लीवर होता है। हमारे अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा यही है, दैट इज द लीवर। हमारे जितने भी ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर उसमें सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो हमारा यही है, दैट इज द लीवर, जो कि कितने किलो का है भैया? ये लगभग 1.5 किलो का होता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर मैं लीवर को स्टडी कर रहा हूं तो लीवर को हम लोग साफ क्लियर है भैया कि ये बाइल जूस बनाता है, और हम लोग जो घी वगैरह खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। अरे देखो ना, अगर लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है? अरे लीवर क्या करता है, याद करो ना, हम लोग बोलते ना भैया घी खाओगे तो फैटी फैटी हो जाओगे, है ना। अच्छा क्योंकि घी के अंदर जो ना भैया फैट मिलता है। क्या मिलता है भैया? फैट। और हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट अगर कोई पचा सकता है तो वो अकेले लीवर है। अगर किसी के अंदर लीवर सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो उसके अंदर खाना पचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लगभग जितना भी खाना खाते हैं ना उसमें सारे चीज होते हैं। प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और साथ में फैट भी होता है, फैटी एसिड भी होता है। अरे क्लियर है भाई? तो फिर हमको वहां पे लीवर की जरूरत पड़ेगी ही उसको अगर पचाना हो तो लीवर का एकदम फिक्स काम है भैया, लीवर का एकदम एक फिक्स काम है। अगर तुमसे कोई भी बोले कि भैया लीवर है, बताओ क्या काम कर रहा होगा, तो तुम एक बार में बोल दो कि भैया बाइल रिलीज कर रहा होगा, और बाइल क्या करता होगा? फैट को पचा देता होगा। फैट को पचा देता है, मतलब जो हम लोग फैट उठ खाते हैं उसको पचा पुचा के बराबर कर देता है। कौन? दैट इज द लीवर, जो क्या रिलीज करता है? बाइल। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई दिक्कत यहां तक?
यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारे लंग्स का क्या काम है, अरे ये हमारा लंग्स है ना भैया, तो बताओ हमारे लंग्स का क्या है? इधर भी लंग्स, इधर भी लंग्स, अरे है ना इधर सीने के अंदर। तो हम लोग बात करें लंग्स की, तो लंग्स का क्या काम होता है बताओ तो जरा। अरे बोलो भाई, लंग्स का काम क्या होता है भाई? लंग्स का काम कुछ नहीं भाई, एकदम सिंपल, सांस लेना सांस छोड़ना, अब यही काम है ना। हवा को अंदर खींचता है और हवा को फिर बाहर छोड़ता है। क्या इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन है क्या लंग्स का? अब कोई ऐसा मत बोलना कि सर लंग्स से हम खाना खा लेते हैं, है ना, ऐसा मत करना बे। अबे गधेरा, फिर गलत हो जाएगा ना भाई। क्या लंग से कोई खाना खाता है क्या? नहीं, हम भी लंग से सांस ही लेते हैं, दूसरे लोग भी लंग से सांस ही लेते हैं। अच्छा, कुत्ता भी लंग से सांस लेता है। गाय की बात करते, गाय भी, और तुम लोग जो बैल है, अबे तुम लोग बैल है ना बे, तो तुम लोग भी लंग से सांस लेता है। सब लोग लंग से ही सांस ले रहा है। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे बोलो, यहां तक क्लियर होता है कि नहीं होता? तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें कि भैया जो लीवर जो है उसका एक फिक्स काम है कि भैया वो बाइल रिलीज करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं है भैया लीवर का। लीवर का कुछ एडिशनल फंक्शन होगा, वो अपन बाद में बात करेंगे, पर उसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है हमारा। अच्छा, कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि भैया किसी का गॉल ब्लाडर का, कभी पथरी सुना भैया कि गॉल ब्लाडर में पथरी हो गया है? अरे कभी सुना या नहीं सुना? अरे कभी सुने हो भैया कि गॉल ब्लाडर में पथरी हो गया है? तो गॉल ब्लाडर में जब पथरी हो जाता है उस केस में याद करो, जब गॉल ब्लाडर को काट के निकाला जाता है तो उसके बाद क्या बोला जाता है भाई? अरे बोलो, उसके बाद क्या बोला जाता है भाई? कि भैया थोड़ा दिन फैट कम खाने के लिए। काहे भैया फैट कम काहे खाएगा? थोड़े दिन क्या, उसके बाद बहुत समय तक हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मतलब उसके बाद फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो काहे बे? अरे फैट को डाइजेस्ट कराने का काम तो लीवर का था ना रे। अरे बोलो, फैट को डाइजेस्ट करवाने का काम किसका था? लीवर को था, लीवर का था ना, लीवर का काम था। और हम तो निकाले हैं भैया गॉल ब्लाडर। तो बताओ साला फैट का है डाइजेस्ट होना बंद हो गया? समझना जरा क्या होता है। जैसे कि ये हम लोग बात करें, जैसे ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा मान लो कि ये हमारा लीवर है, ये हमारा हो गया लीवर, ये हमारा इस तरह से लीवर बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, वो बाद में बात करेंगे अपन। देखना ये, अच्छा देखना हम एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है ना, तो लीवर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर भाई? ये हमारा लीवर होता है। तो लीवर की बात करें तो देखो कितना पोर्शन दिख रहा है, ये एक ये चेंबर दिख रहा होगा और एक ये चेंबर दिख रहा है। मतलब ये वाला हमारा देखो राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लोग, जो बड़ा वाला साइड होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट लीवर बोलेंगे, और इसको हम लोग लेफ्ट लीवर बोलेंगे। अच्छा, लेफ्ट लीवर का मतलब ये नहीं कि भैया वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ऐसा नहीं भैया, है ना, ये फिर गलती मत करना भैया। मैं वापस से बोल रहा हूं, लीवर हमारा कहां पे होता है? राइट हैंड साइड, एग्जैक्ट यहाँ पे जो हमारा पसली खत्म हो रहा है ना भैया, ये जो पसली खत्म हो रहा है वहीं से हमारा लीवर चालू होता है, पीछे साइड से, बराबर है क्या? वहीं से हमारा लीवर चालू होता है। क्लियर भाई? ये जो हमारा पसली है, ये जो हमारा पसली का मतलब, अबे नहीं सुना कभी? मार के पसली तोड़ देंगे, सुना नहीं सुना? पसली तोड़ देने का मतलब यहाँ का रिप्स झरका देना, बराबर है क्या? ये जो हमारे 12 पेयर, यहाँ पे 12 को रिप्स होता है, 12 को इधर और 12 को इधर, इसलिए बोलते हैं 12 पेयर रिप्स। अरे क्लियर है भाई? अरे समझ में आती नहीं आती? तो यहाँ जो हमारा रिप्स खत्म होता है यहीं पे होता है प्रेजेंट हमारा लीवर। कितना किलो का होता है भैया? 1.5 किलो का। अरे कभी कभी हेपेटाइटिस हुआ क्या किसी को? अबे हेपेटाइटिस हुआ नहीं हुआ? अच्छा, जब भी हेपेटाइटिस होता है तो पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द किन्ने होता है? अभी राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है कि सेंटर में होता है? अबे उसमें दर्द हमारा किसकी साइड होता है? राइट साइड होता है, क्योंकि उसमें, अरे हेपेटाइटिस याद करो, लीवर को ना हम लोग बायोलॉजी में हेपेटिक बोलते हैं। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लीवर को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? हिपैटिक। देखो इधर, लीवर को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? हेपेटिक, हिपैटिक। अरे क्लियर है भाई? हेपेटिक। लीवर को हम लोग बायो में क्या बोलेंगे भैया? हेपेटिक ऑर्गन। अच्छा, हेपेटिक, अच्छा इसका मतलब इसका जो डॉक्टर होगा ना, इसका जो स्टडी होगा, इसका जो डॉक्टर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेपेटोलॉजिस्ट। देखो कितना आसान है। इसका जो डॉक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेपेटोलॉजिस्ट। देखो, क्योंकि लीवर को बायोलॉजी में क्या बोला जाता है? हेपेटिक, तो इसके डॉक्टर को क्या बोलेंगे? हेपेटोलॉजिस्ट। अच्छा याद करो, हड्डी का जो डॉक्टर होता है ना, तो हड्डी को जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑस्टियो। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? ये बायो में क्या बोला जाता है इसको? ऑस्टियो। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थो। कभी नाम सुना भैया? आर्थो। तो याद करो ना, हड्डी के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कि भैया वो बहुत अच्छा ऑर्थोलॉजिस्ट है। नहीं सुना? ऑर्थोलॉजिस्ट का क्या मतलब? इसी में देखो लॉजिस्ट लगा दो, है ना भाई? ऑर्थोलॉजिस्ट का क्या मतलब? कि भैया वो डॉक्टर है किसका? हड्डी का। कभी सुना कि भैया वो बहुत अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है? कार्डियो का मतलब, अरे कार्डियो का मतलब सब जानता है भैया, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डियो का मतलब सब जानता है कि कार्डियो का मतलब हार्ट होता होगा, मतलब इसका मतलब हम लोग दिल को बायोलॉजी में क्या बोलते होंगे? कार्डियक। हम लोग हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। हम लोग हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। अच्छा याद करो, जो पेट का डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोलॉजी।
अरे पेट को यहाँ इसका मतलब क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक, है ना भाई, तभी ना हमारा हो गया गैस्ट्रोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है, जो पेट का डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, दैट इज अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट। याद करो, जो हमारा यूरिन वाला जो डॉक्टर होता है ना, यूरिन वाला जो डॉक्टर होता है, अरे यूरिन वाला डॉक्टर सुना है भैया, है ना, तो जो भी पेशाब से रिलेटेड कोई बीमारी देखता है तो याद करो, तुम लोग बोलता होगा चलो यूरोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, यूरिन यूरोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है, देखो इस तरह से नाम होता है, क्लियर है भाई। अब जैसे मान लो कोई दिमाग का डॉक्टर है ना, दिमाग का डॉक्टर है, तो दिमाग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। अरे हमारा दिमाग किससे बना है भैया, न्यूरॉन, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन से बना है ना, अरे बोलो ना, हमारा जो सीधे देखो हमारे दिमाग को क्या बोलते हैं, न्यूरो, तो इसका जो डॉक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या, इसका जो डॉक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। मतलब हम लोग बात करें, है ना, अपन जो बात कर रहे हैं वो समझना, तो हम लोग बायो की बात करें तो बायो में हम लोग लीवर को क्या बोलते हैं, हिपेटिक। हम लोग बायो की बात करें तो बायो में हम लोग लीवर को क्या बोलते हैं, हिपेटिक। अच्छा कभी नाम सुना होगा तुम लोग, बीमारी सुना होगा, दैट इज अ हेपेटाइटिस, है ना, हेपेटाइटिस, नाम सुना कि नहीं सुना भैया। अच्छा देखना, ये सब लिखना नहीं है भैया, ये सब तुमको लिखना नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं भाई। कभी नाम सुना होगा तुम लोग हेपेटाइटिस। अच्छा देखना, हेपे आया और उसके बाद आया टाइटिस, है ना भैया, तो यहाँ पे दो तरह का वर्ड है, एक हो तो हेपेटिक और एक हो गया आइटिस, दो तरह का वर्ड आया ना भैया। अच्छा देखना, जो हमारा वर्ड हेपेटिक होता है ना भैया, ये तो मैं तुमको अभी अभी बताया भैया कि लीवर को हम लोग बायो में क्या बोलते हैं, हेपेटिक। मतलब हेपेटिक का मतलब हो गया लीवर, हेपेटिक का मतलब क्या हो गया भैया, लीवर। और याद करो, बायो में अगर कहीं भी वर्ड आइटिस आता है ना, अगर कहीं भी वर्ड क्या आता है, आइटिस आता है, तब हम इसको बोलेंगे इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, ठीक है भाई। अच्छा कोई अगर बोलता है कि भैया हमको हेपेटाइटिस है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके लीवर में सूजन है। देखो हेपेटिक का मतलब लीवर, और यहां पे आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, अरे इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलअप हो जाना, सूजन हो जाना, क्लियर भैया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीवर में सूजन है, दैट इज द हेपेटाइटिस। अरे समझ में, सब वर्ड का मतलब होता है ना। बायो बहुत आसान होता है, बशर्ते तुम इसको ध्यान से पढ़ो तब, है ना भाई, एक एक बेसिक चीज को क्लियर करके करो तब ये बहुत आसान होता है, ठीक है भाई। तो हमारे लीवर का काम क्या है भैया, सिंपल बोलो, हमारे लीवर का काम क्या है। देखो हमारे लीवर, हमारे हेपेटिक का काम क्या है, दैट इज अ सिंपल बाइल जूस को रिलीज करना, ठीक है भाई। अब हमारा लीवर होता केवल राइट साइड में, यहां है ना भाई। अरे यार होता ना, अभी देखो हम लोग लीवर को ना हिंदी में जिगर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जिगर नहीं बोलते, कभी कलेजी भी बोलते हैं इसको। अबे कभी गया मटन के दुकान में, बोलता है अरे कलेजी काट के दो, अबे कलेजी का मतलब लिवरे ना होता है, लिवरवे ना खा रहा है तुम लोग रे, बकवास। अब तो भैया ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या है भैया, कलेजी। और कलेजी को ही ना हम लोग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग जिगर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जिगर, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, लोग कैसे बोलता है जिगर तो बाहर, अबे गलती, जिगर हिया थोड़ी है, जिगर हिया होता है। तो क्या बोलेंगे, है जिगर तो बाहर आओ। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हमारा जिगर कहां होता है भैया, इस रीजन में होता है। अरे क्लियर भाई, हमारा लीवर यहाँ पे होता है राइट साइड में, और राइट साइड में ये इतना बड़ा लीवर है लगभग 1.5 किलो का, और इसमें भैया ये 2 चेंबर होता है। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं राइट लीवर, इसको हम लोग लेफ्ट लीवर। लेफ्ट लीवर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भैया लेफ्ट लीवर हमारे लेफ्ट साइड में होगा, नहीं भैया। जो अगर राइट लीवर और लेफ्ट लीवर दोनों एक साथ ही होता है, बस वो उसका चेंबर की वजह से डिस्टिंग्विशन किया गया है, बराबर। इसको हम लोग चेंबर, इसको हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ये वाला जो बीच में लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेल्सीफॉर्म। अपन बाद में बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट लीवर इधर ही, लेफ्ट लीवर भी इधर ही। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट लीवर हमारे लेफ्ट साइड आएगा। अभी ये बात समझ में आ जाएगी क्या, हमारा लीवर क्या होता है, हमारे राइट साइड में होता है, और ये जो हमारा पसली खत्म होता है ना, उसी के नीचे हमारा लीवर होता है। अरे समझ में आया क्या। तो अगर लीवर में कभी हेपेटाइटिस हुआ तो पेन किधर करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा रे, तो हमारे राइट साइड में पेन होगा। किधर होगा भैया, हमारे राइट साइड में पेन होगा। तो हम बता रहे थे कि भैया अगर कभी पथरी हो जाता है तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। अच्छा ये पथरी वाला जो कंडीशन है ना गॉल ब्लैडर में, ये मेनली फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। ये हम लोग बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्लियर है भाई, समझना जरा। तो हम लोग यहां से बात करें, देखो ये वाला हमारा पाइप इधर आया, ठीक है, ये वाला पाइप इधर आया, है ना, दोनों पाइप मिला, दोनों से बाइल रिलीज करता है, बराबर। और ये दोनों पाइप मिलने के बाद अब क्या होता है ना, यहां से एक पाइप बाहर निकला होता है, और ये इस तरह का ऑर्गन यहाँ पे सेपरेटेड होता है, क्लियर है भाई। और ये फिर चला जाके आगे खुल जाता है हमारे इंटेस्टाइन, मतलब हमारे अंतरी के अंदर, हमारे अंतरी, हमारा जो अंतरी होता है ना भैया, उसमें ये जाके पाइप खुल जाता है। समझ में आया क्या। तो अब क्या होता है ना, बाइल जो है ना, बाइल लीवर जो है ना, वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर बाइल बनाता है। कितना बनाता है भैया, लगभग 1.5 लीटर बाइल बनाता है।
तो हमारे कोई जरूरी है कि भैया डेढ़ का 1.5 लीटर यूज हो जाएगा हमारे बॉडी में? नहीं। तो फिर उस केस में क्या होता है, हमारा ये लीवर है ना, ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर, हमारे गॉल ब्लाडर के अंदर। कहां स्टोर हो जाता है भैया, हमारे गॉल ब्लाडर के अंदर। और जब गॉल ब्लाडर के अंदर, अच्छा बाइल जूस जो है वो एक दिन में कितना रिलीज होता है भैया, 1.5 लीटर रिलीज होता है। और ये स्टोर कहां हो जाता है, हमारे गॉल ब्लाडर। देखो गॉल ब्लाडर एग्जैक्टली कहां है, देखो ये जो हमारे लीवर का पाइप है, क्या इसी के साथ गॉल ब्लाडर, अच्छा ये वाला देखो, ये लेफ्ट लीवर से आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हेपेटिक। हेपेटिक का मतलब, अरे हेपेटिक का मतलब लीवर, तो लेफ्ट लीवर का पाइप मतलब डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे राइट हेपेटिक डक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे, दुन्नु मिल गया ना, तो अब लीवर का दुन्नु है तो सीधे बोलो हेपेटिक डक्ट या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये वाले को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये जब दोनों, जब देखो ये वाला पाइप और ये वाला पाइप तीनों मिल जाता है, तो अब इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखो सबका नाम अलग अलग होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल बोल रहे हैं कि हमारा जो लीवर है उसका सिर्फ एक काम है, दैट इज द बाइल को रिलीज करना। अब देखो हाँ क्या समझा रहे थे कि क्यों होता है वो, तो ये देखो यहां से बाइल स्टोर हुआ और यही बाइल बाद में ये हमारे आंतरी में रिलीज होगा, और जो भी हम लोग खाना खाएं जिसमें घी वगैरह खाएं उसको यहाँ पे पचाएगा। अरे पचाएगा कि नहीं पचाएगा, तो यहाँ पचाएगा। अब मान लो कि किसी के लीवर में, ये किसी के गॉल ब्लाडर में पथरी हुआ। अच्छा गॉल ब्लाडर में पथरी अगर हो जाता है उसको काफी समय तक अनट्रीटेड छोड़ दो तो फिर लीवर में भी होने लगता है। समझ में आ रहा है क्या है कि, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। अब देखो यहां से हम लोग काट के इसको निकाल दिए, ये गॉल ब्लाडर को निकाल दिए। अब क्या होगा, जो लीवर जो है अब क्या अपना बाइल गॉल ब्लाडर में स्टोर कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब जो बाइल रिलीज हुआ, जैसे कि मान लो सुबह से बाइल रिलीज हो रहा है, सब आंतरी में आ रहा है, आंतरी से सुबह जो हम लोग निकाल रहे हैं सवेरे से, सब निकल जाएगा बाहर। अबे निकल गया कि नहीं निकल गया, अबे डायरेक्टली आंतरी में पहुंच गया, तो आंतरी से तो कहां निकलता है? अबे सुबह जब रात में जब खाता है तो सुबह निकालता है कि नहीं निकालता है? तो भैया वैसे ही ये भी पूरा निकल गया, मतलब बाइल की कमी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बाइल की कमी पूरा कौन कर रहा था, हमारा ये गॉल ब्लाडर कर रहा था ना भैया। अब ये तो है ही नहीं है, इसके अंदर बॉडी के अंदर नहीं है, तो ये जब हट गया तो बाइल की कमी होगी। जब बाइल की कमी होगी तो बताओ क्या फैट का डाइजेशन हो पाएगा क्या? तो फिर हमारा फैट मतलब यहाँ पे देखो फंक्शन समझना कितना आसान है कि भैया लीवर है तो बाइल रिलीज कर रहा होगा, अच्छा दिल है तो धड़क रहा होगा, है ना। बात करें किडनी है तो यूरिन बना रहा होगा, अगर बात करें तो मुंह है तो खा रहे होंगे, नहीं तो बोल रहे होंगे, बात खत्म। अरे यही है ना। अगला है हमारा, जैसे कि मतलब सब चीज का एकदम हमारे बॉडी में लीवर अपना काम करेगा, किडनी अपना काम करेगा, सब अपना अपना काम करता है, सबके लिए अलग अलग हमारे में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या उसके में लीवर है, क्या उसके में किडनी है? अब एक गिनती का एक तो सेल है उसके पास, गिनती का क्या सेल है उसके पास, एगो सेल है। अब बताओ, ना तो उसके पास लीवर है, ना तो उसके पास किडनी है, ना उसके पास मुंह है, ना निकालने के लिए एनस है, ना उसके पास यूरिन निकालने के लिए कुछ है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है भैया, सिर्फ एगो सेल है। तो बताओ क्या यही सेल खा भी रहा होगा, पचा भी रहा होगा, निकाल भी रहा होगा, मूत भी रहा होगा? अबे समझ में आ रहा है? क्या यही जो सेल है वो खा भी रहा होगा, पचा भी रहा होगा, निकाल भी रहा होगा, मूत भी रहा होगा? अबे सारा काम वो एक ही सेल कर रहा है ना। अब तुम सोचो, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और उसमें मान लो इतना सारा फंक्शन है, तो उसको स्टडी करना मुश्किल है कि आसान है? अरे यार एक छोटे से स्ट्रक्चर में बहुत सारा फंक्शन तो मुश्किल हो जाएगा ना भैया। लेकिन अगर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर और उसका इतना सा फंक्शन, तो आसान हो जाएगा कि नहीं स्टडी करना। तो हम लोग ये बोले कि यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर भले सिंपल है, यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल है, और मल्टीसेलुलर का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। अबे हमरे में हड्डी है, मसल है, फिर उसके बाद कार्टिलेज है, मतलब बहुत सारा कुछ है ना भाई हमारे अंदर। तो हमारा अगर हमारे को स्टडी करना हो, देखो अगर हमारे को स्टडी करना हो तो हेयर स्टडी करना पड़ेगा, स्किन स्टडी करो, मसल स्टडी करो, मसल भी कितने तरह के होते हैं, है कि नहीं भैया। उसके बाद इन सब को स्टडी करो, तब जाके हम अपने आप को स्टडी कर पाएंगे, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाएंगे। समझ पा रहे हो भाई? मतलब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें, अगर मान लो कोई एक सेल का ही, अगर हम पूरा का पूरा एक सेल के बने होते, तो बताओ क्या हमको सारा स्टडी करना पड़ता कि एक वो सेल देख लेते, बात खत्म। अब स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, अरे क्लियर भैया, स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट, तो हमारा बनावट अगर स्टडी करना है तो बहुत मुश्किल है ना। अब मान लो कोई साइंटिस्ट आया और बोला कि नहीं भैया एगो तो हम आपको स्टडी करेंगे और एगो एक यूनिसेलुलर को स्टडी करेंगे, तो यूनिसेलुलर को स्टडी करना काफी आसान है ना भाई। अरे तुम सोचो, एक यूनिसेलुलर को स्टडी करना काफी आसान होगा या नहीं होगा? अबे वो छोड़ो, जैसे कि मान लो
हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि भैया ये जो हमारा चौक है ना भैया, मान लो कि हमारा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये जो हमारा मार्कर का ये है इंक है, इसको मान लो क्या है भैया, ये हमारे पास दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कंसीडर तो कर सकते हैं ना भैया, अरे कंसीडर कर सकते कि नहीं कर सकते। अभी तुम देखो, जैसे ये जो हमारा चौक है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, चौक क्या होता है, CaCO3 होता है कि नहीं होता है। मतलब हम लोग खाली CaCO3 बता दिए, इसका बात खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो मुझे इंक अगर बनाना है, तो सबसे पहले तो मुझे इस प्लास्टिक के बोतल को बनाना होगा, फिर उसके बाद इसका ढक्कन भी होगा, और फिर इसके अंदर इंक होगा, और इंक का भी कोई होगा। जैसे कि देखो, जैसे कि इस चौक का कंपोजिशन क्या था, CaCO3 था ना, वैसे ही हमारे इंक का भी कोई कंपोजिशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे मार्कर के इंक का भी कोई कंपोजिशन होगा। तो बताओ, जो हमारा इंक था वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मुझे क्या क्या स्टडी करना पड़ा, उसका डब्बा स्टडी करना पड़ा, साथ में उसका इंक स्टडी करना पड़ा, अरे करना पड़ा ना। और चौक यूनिसेलुलर है तो खाली इसको क्या किए, अच्छा ये CaCO3 है, बात खत्म, बस इसी से लिख रहे, इसी से घुस रहे, बात खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे क्लियर है भाई, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब स्ट्रक्चर आसान किसका हुआ, चौक का कि मार्कर वाले इंक का। तो हम लोग बोले कि भैया स्ट्रक्चर आसान चौक का था एज कंपेयर टू द मार्कर वाला इंक। उसको ज्यादा देर स्टडी करेंगे तब सब कुछ पता चलेगा, और इसका एक बार में हमारा क्लियर हो गया था। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात, अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात, पक्की बात है ना भाई। अब हम लोग बात करते हैं, समझना, भले इसका सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, काफी सिंपल है, एगो सेल है, स्टडी कर लिया, बात खत्म। तो भैया इसका स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, स्टडी करना आसान है, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना आसान है। लेकिन तुम सोचो, एक ही सेल जो है ना, वो सब काम कर रहा है, खा भी रहा है, निकाल भी रहा है, पचा भी रहा है, मतलब दुनिया का सब काम जो है ना, वो एक गो सेल कर रहा है। मान लो कोई एक आदमी है, और एक के आदमी भैया दुनिया का सब काम कर रहा है, तो उसके बारे में पता लगाना मुश्किल होगा कि आसान होगा भैया, अरे काफी मुश्किल होगा ना। कि तुम सोचो भैया, पढ़ा रहा है तो कैसे पढ़ा रहा है, मतलब सूतना नहीं, सूतना तो सब सूतता है, क्लियर है भाई। तो हम लोग बोले कि बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब हर एक काम को स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा ना किसी एक के बारे में, अरे होगा कि नहीं होगा। और एक आदमी है जो सिर्फ एक काम कर रहा है, तो बताओ उस आदमी को स्टडी करना आसान होगा कि बहुत सारा काम कर रहा है उसको स्टडी करना आसान होगा। तो जो बहुत सारा काम कर रहा होगा उसको स्टडी करना मुश्किल होगा, और जो एक काम कर रहा होगा उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो सिंपल वाला जो है वो एक गो सेल है और बहुत सारा काम कर रहा है, खा भी रहा है, पचा भी रहा है, निकाल भी रहा है, मतलब सारा काम एक गो सेल कर रहा है, समझ में आ रहा है। और मल्टी सेलुलर में खाने के लिए अलग है, निकालने के लिए अलग है, मूतने के लिए अलग है, सांस लेने के लिए अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो सब कुछ अलग अलग आसानी से स्टडी कर लेंगे ना भैया, लेकिन सब कुछ एक में स्टडी करने में घचपचा जाएगा कि नहीं घचपचा जाएगा, घचपचा जाएगा ना। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका स्ट्रक्चर तो सिंपल होता है पर फंक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, सिंपल होता है, पर इसका फंक्शन कैसा होता है भैया, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि हमारे में स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और फंक्शन हमारा सिंपल होता है। समझ में आ रहा है। जैसे लीवर को अगर स्टडी करना हो तो साला इसमें 75 तरह का तो सेल है, अबे है कि नहीं भैया, उसमें क्या है भैया 75 तरह का तो सेल है। अभी तुम देख लो यहीं पे कितना नाम आ गया। अभी यहां से लेके यहां तक तुम कंसीडर करोगे ना लीवर का पोर्शन, जब तक पाइप किसमें ना जुड़ जाए, आंतरी में ना जुड़ जाए, तब तक तो तुम लीवर का पोर्शन कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा ना भैया। तो तुम सोचो इसी में इतना सारा पाइप है भैया, स्टडी करना आसान है या मुश्किल है। तो भैया इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है पर काम सिर्फ क्या, बाइल बनाना, बात खत्म। काम सिर्फ क्या, दैट इज द बाइल बनाना, बात खत्म। तो समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है पर फंक्शन सिंपल है। जबकि यूनिसेलुलर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है और फंक्शन क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात। चलो तो हम लोग ये बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज सिंपल बट इट इज कॉम्प्लेक्स इन फंक्शन देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक पॉइंट अपन लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिसेलुलर इज सिंपल एज कंपेयर टू multicellular organism, but the function of unicellular organism is more complex
मोर कॉम्प्लेक्स देन मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर से कॉम्प्लेक्स होता है किसका फंक्शन? दैट इज द यूनिसेलुलर, क्योंकि उसका एक ही सेल है और एक ही सेल सारा काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भैया एकदम आसान बात है, एकदम आसान बात। क्लियर है? तो ये सब लिख लेंगे अपन, जल्दी करो ये वाला जल्दी करो। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा यूनिसेलुलर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले यूनिसेलुलर आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर आर कैपेबल ऑफ। अच्छा बताओ हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता है? अच्छा तो सुनना ना भाई, बैक्टीरिया घुसता है हमारे अंदर एगो, हो जाता है बहुत सारा, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो अकेले जिंदा रह सकता है। अरे बोलो ना, मतलब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर उसके साथ कोई भी ना रहे फिर भी वो जिएगा कि नहीं जिएगा? कि ऐसा रहेगा कि नहीं नहीं भाई एक के सेल का है, किसी और के साथ नहीं जी सकता है, मतलब किसी और के साथ ही जिएगा, अकेले नहीं जी सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बैक्टीरिया अकेले भी एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र रह सकता है, एग्जिस्टेंस है उसका, स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा है क्या? वो अकेला आराम से रह सकता है। क्लियर भाई? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है भाई? अगला है, अगला है क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खाने के लिए बुलाता हुआ किसी को, आ जाओ आ जाओ मेरे को खाने दे दो? नहीं भैया, उसका एक एक सेल है और उसी से वो खाता पीता सब कुछ करता है ना भैया। तो परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन, अरे बोलो, मतलब परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब अपने जीवन का जितना भी फंक्शन है वो सब परफॉर्म करता है। हम लोग लिखेंगे परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। भैया एक जिंदा रहने के लिए जितना भी फंक्शन चाहिए होता है वो सब एक ही सेल करता है कि नहीं करता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड द परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। खा भी रहा है, पी भी रहा है, मूत भी रहा है, हग भी रहा है, अबे सब काम कर रहा है वो अकेले ही। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। ये क्या हो गया हमारा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। समझ में आया क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या है और फिर क्या है हमारा? परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। ये सब क्लियर है क्या? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो यहां तक लिखेंगे भाई, यहां तक लिखो। चलो इसको मिटा दें, चलो आ जाओ इसको मिटा देते हैं। समझना जरा। अब हम लोग बात करते हैं ना कि भैया हमारे पास जो सेल होते हैं वो किस, मतलब उसका साइज क्या क्या हो सकता है उसके। अब हमारा ये यूनिसेलुलर वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, बराबर है क्या? इसमें हम लोग बात करते हैं कि दुनिया का जो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या होता है हमारे पास? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है हमारे पास? माइकोप्लाज्मा। देखना जरा, दुनिया का जो सबसे छोटा सेल है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और इसका जो ये सिर्फ एक सेल का बना होता है और इसका जो सेल होता है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो 0.3 माइक्रोन मीटर। अच्छा माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6। क्या होता है? 10 की पावर -6। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 0.3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर है, मतलब 0.000003 मीटर होता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। इतना कम, देखो भैया कितना कम है, ये दिखेगा भी नहीं अपने को नेकेड आई से। नेकेड आइड मतलब, अबे नेकेड का मतलब नंगा, आइड मतलब आंख, नंगे आंखों से नहीं दिखेगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारा हो गया, दैट इज अ माइकोप्लाज्मा, दैट इज 0.5 माइक्रोन मीटर। कितना होता है भैया? 0.5 माइक्रोन मीटर। यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या भैया? 10 की पावर -6। यहाँ पे म्यू का मतलब माइक्रो है और इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत क्या? अच्छा हमारे में याद करो ना, हमारे में आरबीसी होता है क्या? अरे हमारे अंदर आरबीसी होता है क्या? तो हमारे अंदर जो आरबीसी है ना उसका साइज, उस सेल का साइज है ना भाई, तो रेड ब्लड सेल, हमारे आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो हमारे, अच्छा इसको लोग पूरा बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्प्लक्सेस, बराबर? सेल बोलो कॉर्प्लक्स, सब बात बराबर है। ठीक है भाई? तो रेड ब्लड सेल, और इसका जो होता है वो होता है 7 माइक्रोन मीटर का, मतलब ये होता है 7 इंटू 10 की पावर -6
मीटर। कितना होता है भैया? 7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर है भाई? अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा एग होता है, लार्जेस्ट एग। अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा। क्लियर है भाई? लार्जेस्ट मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा। तो लार्जेस्ट एग जो होता है, सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का। किसका होता है भैया? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है भैया वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। वापस से बोल रहा हूं भैया, जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं लार्जेस्ट सेल होता है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल मतलब सबसे लंबा सेल। अच्छा, एक बात बताओ, हमारा ब्रेन तो यहां पे है ना भैया, अभी किसी किसी का घुटना में होता है पर अपना तो इधर ही है ना भाई। अच्छा बताओ, कोई इधर टच करता है तो इधर मेरे को महसूस होता है कि नहीं होता है? मतलब यहां से लेके यहां तक कनेक्शन है कि नहीं है? और याद करो, हम लोग इसको नर्व बोलते हैं। जो ये कनेक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्व। तो बताओ ये सबसे लंबा सेल हुआ या नहीं हुआ? तो हम लोग बोले कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो होता है हमारा नर्व सेल। क्या होता है हमारा? वो नर्व सेल होता है। अरे क्लियर है भाई? और याद करो, हमारा बैक्टीरिया भी तो यूनिसेलुलर होते हैं ना भैया। और बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 3 से 5 माइक्रोन मीटर। कितना होता है भैया? 3 से 5 माइक्रोन मीटर। मतलब 3 to 5। या तो हो सकता है 3 माइक्रोन मीटर का हो, या 4 माइक्रोन मीटर का हो, या 3.5 माइक्रोन मीटर का हो, या फिर 5 माइक्रोन मीटर का हो। समझ में आया? तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है भैया? 3 से 5 माइक्रोन मीटर होता है। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? अरे बोलो। हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का साइज कितना भैया? ये सब एक सेल है ना। रेड ब्लड सेल भी एगो सेल की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट सेल का मतलब एगो सेल, लॉन्गेस्ट सेल मतलब एगो सेल, बैक्टीरियल सेल मतलब एगो सेल। मतलब कौन एक अकेला सेल है और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। क्लियर भाई? अकेला सेल है लेकिन वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अकेला सेल है लेकिन वो सबसे लंबा होना चाहिए, है ना भाई? इस तरह से। क्लियर है भाई? तो माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? 0.3 माइक्रोन मीटर। रेड ब्लड सेल का साइज क्या होता है? 7 माइक्रोन मीटर। जो सबसे बड़ा जो सेल है वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, दैट इज अ ऑस्ट्रिच एग। फिर हम लोग बात करते हैं दैट इज द सबसे लंबा जो सेल होता है वो है हमारा नर्व सेल। हमारे बॉडी में भी नर्व सेल है ना भैया। अबे तबे ना सेंसेशन मिलता है, नहीं तो पता चले कि मार लाठी पैर टूट दिया, पता नहीं चला सेंसेशन। अभी यार नर्व, अरे यार याद करो ना, पैरालिसिस होता है कि नहीं होता है? अरे पैरालिसिस पेशेंट होता है कि नहीं होता है? तो जो पैरालिसिस होता है उसमें क्या होता है? यही हमारा नर्व सेल डैमेज हो जाता है। जब नर्व सेल डैमेज हो जाता है तो बताओ क्या कोई सेंसेशन मिल पाता है क्या? क्या वो आदमी अपने हाथ पैर को कुछ हिला सकता है क्या? नहीं, फिर हिलाना मुश्किल हो जाता है भैया। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोन मीटर तक होता है। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? मिटा दूं? अभी देखना भैया, जो हमारा सेल होता है ना भैया, हमारा सेल ना 2 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे हमारा सेल 2 तरह का होता है। हमारे सेल की बात करें तो हमारा सेल कितने तरह का होता है भैया? 2 तरह का सेल होता है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है हमारे पास? एक प्रोकैरियोटिक सेल। और एक होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। क्या होता है हमारे पास? एगो यूकैरियोटिक सेल होता है। तो याद करना, हमारे पास सेल कितने तरह के हैं भैया? 2 तरह के। एक तो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा सेल है वो कितने तरह के हैं भैया? 2 तरह के। एक तो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या है? हमारा यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, नाम से क्लियर हो जाएगा अभी, नाम से क्लियर हो जाएगा भाई, समझना। देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? अबे प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब सबसे पहले आया होगा। अरे प्रो मतलब फर्स्ट, या फिर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना, है ना भाई? तो हम लोग ये बात करें कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है भैया? प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट। प्रिमिटिव होता है या फिर फर्स्ट होता है। नहीं कहते हैं भैया ये प्रो प्लेयर है। प्रो प्लेयर का मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी है, या फिर ये बोल दे कि भैया वो बहुत अच्छा खेलता है और फर्स्ट है। क्लियर है भाई? सब में क्या है भैया? फर्स्ट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रो नहीं बोलते भैया, अरे भाई तो प्रो प्लेयर है भाई, नहीं बोलते किसी किसी को भैया ये कैरम बहुत अच्छा खेलता है ना। कैरम अच्छा खेलता है मतलब बहुत दिन से खेल रहा है। मतलब देखो यार, सिंपल सी बात है, 2 इंसान है और भैया सामने वाला कैरम बोर्ड में मेरे को एक बार में हरा दे रहा है, मतलब वो मेरे से लंबे टाइम से खेल रहा होगा ना।
मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो वो मेरे सामने क्या हुआ, वो तो पुराना हुआ ना भैया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव प्लेयर है या फिर प्रो प्लेयर है या फिर फर्स्ट प्लेयर है, मतलब हमसे पहले खेला मतलब फर्स्ट प्लेयर है। और बोलवे नहीं करेगा रे चोट्टा साहब, बोलो ना रे, रे गधेरे साहब बोलो, समझ में आ रहा है क्या? प्रो का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हैं भैया प्रो प्लेयर, अभी ये सब जानता है बे, तुम लोग खाली बोलता नहीं है बे चोट्टा साहब, बोलो रे। ये देखो, अब ये देखो हमारा कैरियोटिक, तो यहां पे कैरियोटिक का मतलब यहां पे कैरियोन से है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब किससे है भैया, कैरियोटिक का मतलब कैरियोन से है, और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना भाई। जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट, समझना। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियस है कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा है, बताओ तो जरा, कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा है? अभी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा है, या बैक्टीरिया के पास जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा है ना भाई? अरे बैक्टीरिया पहली पहली बार बना ना, तो उसके पास न्यूक्लियस बना होगा पर उतना अच्छा न्यूक्लियस नहीं होगा, तो हम लोग बोले कि भैया पहले का न्यूक्लियस जो था वो अच्छा नहीं था। अरे सही है। और यहां पे जो अगला वर्ड आ रहा है वो हमारे पास अगला वर्ड क्या है भैया, यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है, अरे बोलो। यू का मतलब देखो यहां पे जो ईयू लिखा है ना, तो यहां पे ईयू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है भैया, ट्रू मतलब सच्चा, या फिर एडवांस, एडवांस मतलब एडवांस। और ये कैरियोन का मतलब क्या हो गया वापस से, न्यूक्लियस। अब तुम बताओ पुराना न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा होगा या एडवांस न्यूक्लियस? देखो अगर ये न्यू होता तो फिर बेकार हो जाता भैया, लेकिन अभी हमारा एडवांस, द वर्ड यू का मतलब क्या भैया, या तो ट्रू नहीं तो एडवांस। तो एडवांस अगर बोलोगे तो हम बोलते भैया सामने वाला काफी ज्यादा एडवांस है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसका कैरेक्टर काफी मतलब नए तरीके का होगा एज कंपेयर टू पुराना वाला, समझ में आ रहा है क्या? तो वो एडवांस कैरेक्टर होता है। हम लोग नहीं बोलते भैया वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके में एडवांस कैरेक्टर है, नहीं। तो एडवांस, या फिर बोलते हैं हम लोग भैया इस मोबाइल के अंदर एडवांस फीचर है ना भाई? तो एडवांस फीचर का मतलब क्या, बहुत अच्छा काम करता होगा पुराने मोबाइल से, इसीलिए हम उसको एडवांस फीचर के साथ बोले हैं। नहीं तो हम उसको एडवांस थोड़ी बोलते हैं, हम उसको बोलते बलेला है साला, ऐसे बोलते हैं ना रे, अबे बलेलवा सा बोलो ना रे। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग बोल रहे हैं प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट, और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। मतलब जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस बना उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, याद करो। और दूसरा देखो, और दूसरा जो है यू का मतलब होता है एडवांस या फिर ट्रू। तो बताओ एडवांस फीचर ज्यादा अच्छा होता है या पुराना फीचर ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी बताओ भाई। तो हम लोग यार सोचो ना भाई, अगर मुझे फोन लेना हो तो हम कैसा फोन लेते हैं? अरे हमको फोन लेना हो तो हम कैसा लेंगे भाई, एडवांस फीचर के साथ लेंगे कि भैया नोकिया, सारे नोकिया 1600 ले लेंगे, एकदम मजबूत एवं टिकाऊ, साले को ईंटा से पटक के मारो साला तैयो नहीं फूटे, हैं बताओ भाई। तो हम लोग आज नोकिया, अगर ऐसा होता भाई तो भैया लोग एडवांस, अगर एडवांस कैरेक्टर अच्छा नहीं होता तो फिर लोग आज भी नोकिया 1600 यूज कर रहे होते कि नहीं होते रे? अबे करता कि नहीं करता बे, है ना भाई? तो एडवांस कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू द पुराना कैरेक्टर, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग ये बोले कि भैया हम लोग ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है भैया, प्रोकैरियोट होता है, हम लोग कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, क्योंकि हम भी तो सेल के बने हुए हैं ना भैया। अरे हम भी किसके बने हुए हैं भैया, सेल के बने हुए हैं। अरे समझ में आती या नहीं आती भाई? अरे यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भैया? अरे यहां तक क्लियर है क्या? चलो तो ये हमारी बातें हो गई। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बात करते हैं, समझना जरा। हाँ तो अब देखना, तो ये बात लिख लेना भैया, ये वाला बात लिख लेना, ये वाला बात लिख लेना। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट, कैरियोटिक का मतलब या फिर कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू या फिर एडवांस, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। लिखो जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी लिखेंगे भैया, अरे जल्दी जल्दी लिखो भाई ये सब। अरे हो गया क्या, अरे हुआ क्या? तो अपन यहां तक कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हमारा रियल टॉपिक आने वाला है सेल। अभी तक जो है ना हमारा बस इंट्रोडक्शन चल रहा था सेल का, कि सेल आखिर क्या है। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गई कि हमारा सेल क्या है? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर भाई? अगले क्लास में हम लोग फिर इसके आगे बात करेंगे। चले फिर।